आज का जो बच्चों सेशन है ये ओरिएंटेशन सेशन है। ओरिएंटेशन सेशन का मतलब ये होता है कि हाउ आर वी गोइंग टू ओरिएंट आवरसेल्व्स फॉर द होल सेशन। क्या है जो हमें जानना है अपने सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि याद रखिए कि मेहनत तो गधा भी बहुत करता है, गधे की मेहनत की कोई इज्जत नहीं होती, डंडे भी खाता है ना। और जनाबे अली उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं होती। तो गधे वाली मेहनत नहीं करनी है, यू हैव टू वर्क स्मार्ट इन स्मार्टर वे। तो वो स्मार्ट वे कैसे आएगा? जब आपके पास डे वन से प्लान होगा, स्ट्रेटेजी होगी, एक रोड मैप होगा, एक एक्शन मैप होगा, और आप उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब भी मैंने ये सेशन कंडक्ट किया है किसी भी साल में, तो आई हैव कम टू नो कि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम में बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वो O1 O2 और O3 में, अच्छा वो जो ओ लेवल्स है वो बाज जगह 2 साल में हो रहा है, बाज जगह 3 साल में हो रहा है। जहाँ 3 साल में हो रहा है वो O1 O2 O3 है, और जहां पर 2 साल में हो रहा है वो O1 और O2 है। तो जब बच्चे ओ लेवल्स में आते हैं तो दे आर नॉट गाइडेड थॉरली अबाउट द साइंस सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली। और खास तौर पे जब वो O1 में होते हैं या जब 10th ग्रेड में होते हैं, जब वो पाकिस्तान स्टडीज उर्दू इस्लामियत के लिए अपेयर हो रहे होते हैं, तो दे आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन दो सब्जेक्ट्स, और साइंस उनको ना के बराबर पढ़ाई जाती है। एंड सडनली जब वो O3 में आते हैं एंड दे कम अक्रॉस अ ह्यूज सिलेबस विद लॉट ऑफ डिफिकल्ट एंगल्स, तो उनको एक पर्सपेक्टिव ये मिलता है फॉरन फर्स्ट इंप्रेशन के साइंसेस तो बहुत मुश्किल हैं। तो याद रखिए, साइंसेस मुश्किल नहीं है, यू नीड टू हैव अ गुड स्ट्रेटेजी टू पास थ्रू दीज ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। अब क्योंकि आज हमारा जो ओरिएंटेशन है वो बायोलॉजी के बारे में है, ओ लेवल बायोलॉजी के बारे में, तो इससे पहले कि हम अपने सेशन की तरफ चलें, आप इस वक्त CIT एकेडमी, जो कि एक ऑनलाइन एकेडमी है जो सलमान हाशमी लीड कर रहे हैं, उनके बैनर के अंडर आज एक क्लास ले रहे हैं। और ये टीम है जो आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारी, मेरी क्लास सबसे लेट हो रही है शायद, बाकी सारी क्लासेस में आप ऑलरेडी ओरिएंटेशन सेशंस ले चुके होंगे। और मुझे बड़ा मजा आ रहा है पिछले 3 साल से CIT एकेडमी के साथ काम करके, बिकॉज सलमान हाशमी इज अ वेरी गुड पर्सन। और जो बच्चे वो इंडक्ट कर रहे हैं माशाल्लाह जबरदस्त बच्चे हैं। और बड़ा ऑनलाइन सेशंस में बड़ा कम होता है कि बच्चे सीरियस हों, बट CIT एकेडमी ओवर दी इयर्स, 2 साल गुजर गए, तीसरा बैच आप CIT एकेडमी का है मेरे साथ, और पिछले 2 सालों में बहुत ही बेहतरीन किस्म के बच्चे जो ऐसे इलाकों में थे जहां उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी, दे हैव जॉइंड अस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक रहा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। एंड इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि जो ओ लेवल्स में आया वो ए लेवल्स में भी आज कंटिन्यू कर रहा है। और ये भरोसा है जो बच्चों ने हम पर किया है भारत। तो मेरे बच्चे, आज हम अपनी बात शुरू करेंगे सबसे पहले ओ लेवल्स के हवाले से। डे वन पर जो चीज आपको कंफ्यूजन में डालती है, मैंने जब ग्रुप पे लिंक डाला था क्लास का, तो उस पर भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कुछ सवाल किए थे प्राइवेट मैसेज में, तो मैं वहीं से आंसर शुरू करूंगा। मेरे बच्चे, जब आप ओ लेवल्स में आते हो, लिसन वेरी केयरफुली, हम कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशंस में आ गए। ठीक है, हम कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशन में आ गए हैं, और जब आप ओ लेवल्स कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशन में आते हो तो अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जरूरी नहीं होता कि हर चीज एग्जाम के लिए से इंपॉर्टेंट हो, बहुत सारी चीजें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, ताकि आप कोई बिल्कुल, अच्छा मेरी लैंग्वेज बड़ी देसी रहेगी दरमियान में तो बुरा मत मानिएगा, तो आप बिल्कुल नल्ले ना हो, जाहिल ना हो, आपको पता हो। ठीक है, तो कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशन में जब आप आते हैं तो अब आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, और आप जितने भी बच्चे हैं वो दो में से किसी एक साइड पर हैं। एक जिसको आप ओ लेवल्स कहते हैं, और एक जिसको आप IGCSE सिस्टम कहते हैं। IGCSE सिस्टम, ये दोनों इक्विवेलेंट टू 9th and 10th ग्रेड हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में। ओ लेवल्स का जो असल कैम्ब्रिज सिस्टम में नाम है वो GCSE सिस्टम है, जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है ना, और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये दोनों। लेकिन आम तौर पर जो मशहूर है वो क्या है कि ओ लेवल्स कर रहे हैं या IGCSE कर रहे हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं, और दोनों कैम्ब्रिज के अंडर आते हैं। कैम्ब्रिज के दो सिस्टम्स हैं, दो सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जो कराची के अंदर हैं, खास तौर पर मोस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ओ लेवल स्टूडेंट्स, आई मीन टू से GCSE स्टूडेंट्स। हाउ एवर पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं जैसे इस्लामाबाद है, लाहौर है, या हमारे जो गल्फ साइड है, गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा कॉमन है IGCSE सिस्टम, और हम यहाँ पर दोनों को केटर कर रहे होंगे। अब जब ये बात हम ये कहते हैं तो बच्चा समझता है कि सर दोनों अगर अलग हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या दोनों को साथ ही केटर किया जाएगा, क्या कुछ अलग भी होगा? तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल बच्चों के दिमाग में आते हैं, और थोड़ी देर में आपको सारे आंसर्स मैं दे दूंगा। तो जब आप ओ लेवल्स में आए, अब आप में से कुछ बच्चे GCSE सिस्टम यानी ओ लेवल्स इसको आप कह रहे हैं,
कॉमन लैंग्वेज में, और कुछ आईजीसीएसई सिस्टम के लिए होंगे, ये आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपका स्कूल सिलेक्ट कर रहा है। आप जिस स्कूल से पढ़ रहे हैं वहां पर अगर ओ लेवल सिस्टम या जीसीएसई सिस्टम चल रहा है तो आप उसमें रजिस्टर होंगे, और अगर आईजीसीएसई चल रहा है तो उसमें रजिस्टर होंगे। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट हैं उनके पास ऑप्शन मौजूद होता है जब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो अगर वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ वाया आईजीसीएसई और जीसीएसई सिस्टम। मैं ज्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करना चाह रहा हूं, बट आई वांट यू टू नो कि ये दो कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशंस हैं, जो आप में कुछ बच्चे हो सकता है आईजीसीएसई से हों और कुछ जीसीएसई से हों। अब सवाल ये आ जाता है कि दोनों सिस्टम्स में कोई डिफरेंस है या नहीं। तो मेरे बच्चे इन जनरल भी बताऊंगा और डिटेल में भी बताऊंगा, और फिर हम सिलेबस कंटेंट की तरफ चलेंगे। देखो, ओ लेवल्स अब बहुत ज्यादा ट्रेंड कराची के अंदर भी अब ये नजर आ रहा है, क्योंकि मैं मेरा ताल्लुक कराची से है, तो मैं कराची के स्कूल्स पर बहुत ही गहरी नजर रखता हूँ कि ओ लेवल्स को छोड़कर आईजीसीएसई सिस्टम की तरफ बहुत सारे स्कूल शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल दूं, तो सीडर जो है एक बड़ा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है कराची में, उन्होंने आईजीसीएसई सिस्टम को अडॉप्ट किया रादर के ओ लेवल्स को लें। इसी तरह इस साल से सेंट माइकल्स, एक बहुत पुराना और बड़ा स्कूल है, उन्होंने भी इस साल से जीसीएसई सिस्टम को छोड़कर आईजीसीएसई पर जाने का फैसला किया। क्यों किया ये मैं आपको जरूर बता देता हूं। देखिए, ओ लेवल या जीसीएसई सिस्टम थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है। अगर इसका डिफिकल्टी लेवल समझें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इससे घबराने की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये रियलिटी, और ये मैं एविडेंशियल प्रूफ आपको दूंगा कि ऐसा कैसे मैं कह रहा हूं। और जो जीसीएसई सिस्टम है ये रिलेटिवली इजियर है, इस बात के बहुत सारे प्रूफ हैं। जो बच्चे आईजीसीएसई सिस्टम में पढ़ रहे हैं उनके जो ग्रेड्स हैं वो बेहतर आ रहे हैं, उनमें अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स जो है वो कम है। और ऐसा क्यों है ये आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूं। तो इन जनरल दोनों में फर्क क्या है कि जो ओ लेवल्स है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और जो आईजीसीएसई है वो रिलेटिवली इजियर है, और ये बात अभी आपको डिटेल में भी बताऊंगा। ठीक है, अब सवाल फौरन से आ जाएगा कि अगर ओ लेवल डिफिकल्ट है तो सर ओ लेवल ना करें, फिर हम आईजीसीएसई पे अडॉप्ट करें अगर हम प्राइवेट हैं। ठीक है, तो याद रखें कि ओ लेवल्स करने का एक फायदा ये होता है कि जब आप ओ लेवल्स के बाद व्हेन यू मूव इनटू ए लेवल्स, सो ए लेवल्स ना पर्टिकुलरली इसके साथ अलाइंड हुआ हुआ है, ओ लेवल्स के साथ। जो एडवांस लेवल है वो पर्टिकुलरली इसके साथ अलाइंड है। तो जब आप ओ लेवल्स करके ए लेवल्स में जाते हैं तो यू फाइंड अ गुड कनेक्शन इन बिटवीन योर ओ एंड ए लेवल्स। हाउएवर जब आप आईजीसीएसई से जाते हैं ए लेवल्स करने के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आईजीसीएसई की जो अप्रोचेस हैं वो थोड़ी सिंपल होती हैं, और ए लेवल्स में आकर वो अचानक से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, अब एक और सिस्टम भी है, अगर आपको पता नहीं है, आई डोंट नो पता है या नहीं, एक और सिस्टम भी काम कर रहा है जिसे हम एडेक्सल बोर्ड कहते हैं, एडेक्सल सिस्टम कहते हैं। और बहुत सारे स्कूल जो हैं पाकिस्तान के अंदर भी अब एडेक्सल की तरफ जा रहे हैं, जो इक्वलेंट टू ए लेवल्स है। थोड़ा एक्सपेंसिव ज्यादा है, बट इक्वल इनटू ए लेवल्स है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि डे वन से आपका मैप क्लियर हो कि आपने किस तरफ जाना है। ठीक है, अगर आप आईजीसीएसई और उसके बाद एडेक्सल सिस्टम में जाते हैं तो ये ओ और ए लेवल्स के इक्वलेंट है और रिलेटिवली इजियर है। हाउ एवर एडेक्सल सिस्टम चूंकि इतना कॉमन नहीं है, इसलिए इसके टीचर्स कम है, और इसकी जो ट्यूशन फी है, जो एग्जामिनेशन फी है, वो बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट डबल है हमारे ए लेवल्स वाले सिस्टम से। इस वजह से भी बहुत सारे बच्चे एडेक्सल में नहीं जाते। ठीक है, तो कॉमन मैप क्या होता है कि आप ओ लेवल्स या आईजीसीएसई करते हैं, देन यू मूव इनटू ए लेवल्स। ठीक है ना, तो ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है जरा समझ लीजिएगा। बेटा, ओ लेवल, मेरी बात आ रही है ना समझ में? मैं बोलता जा रहा हूँ, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू एवरीबॉडी आउट देयर? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, अब दोनों, चाहे आप ओ लेवल्स में हो चाहे आप आईजीसीएसई में हो, दोनों के अंदर यू हैव टू अपेयर इन 3 पेपर्स। आपको 3 एग्जाम्स देने होंगे, चाहे आप आईजीसीएसई में हैं चाहे आप जीसीएसई में हैं। आपको एग्जाम देने होंगे पर सब्जेक्ट 3। कौन से एग्जाम देने होंगे? अगर मैं उसको सिंपल वर्ड्स में लिखूं पहले आपके लिए, तो आपने बच्चों एक एग्जाम देना है एमसीक्यू पेपर, और यहां पर भी एग्जाम देना है एमसीक्यू पेपर। फिर आपने यहां देना है थ्योरी पेपर, और यहां भी देना है थ्योरी पेपर। फिर आपने देना है यहां पर एटीपी, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, और ये भी फिर आ गया एटीपी। तो दोनों कंपोनेंट्स के अंदर, चाहे आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं आईजीसीएसई के स्टूडेंट हैं, दोनों केसेस में आपने 3-3 एग्जाम्स में पर सब्जेक्ट अपेयर होना है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो। तीनों के अंदर 3-3 कंपोनेंट्स में अपेयर होना है। हाँ, ये अलग बात है कि इनके कोड्स डिफरेंट हैं, और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एमसीक्यू पेपर पेपर 1 कहलाता है, ये पेपर 2 कहलाता है, और ये पेपर 4 कहलाता है।
ठीक है, पेपर 3 इज मिसिंग क्योंकि वो प्रैक्टिकल पेपर है जो हमारे जोन के अंदर नहीं होता। वी गो विद ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। जबकि यहां पर अगर आपने एक्सटेंडेड सिलेबस लिया हुआ है तो यहां पर एमसीक्यू पेपर 2 कहलाता है, ये पेपर 4 कहलाता है और ये पेपर 6 कहलाता है। तो बेसिक सिर्फ कोडिंग का फर्क है। जैसे यहां पर अगर आप ओ लेवल्स कर रहे हैं तो आपका जो कोड है वो 5090 है, और अगर आप आईजीसीएसई कर रहे हैं तो 0610 ये आपका कोड होता है। जब भी आप इंटरनेट पे कोई रिसोर्स वगैरह देखेंगे तो उस पर कोड के साथ आ रहा होगा, क्योंकि बायोलॉजी और भी क्वालिफिकेशन है। तो 509006 ये सब आपको याद हो ना हो, बस आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इन विच सिस्टम यू आर इनरोल्ड। तो दोनों में पहली कॉमनैलिटी आपको नजर आ गई कि दोनों में एग्जाम आपको तीन तीन ही देने, और एग्जाम का नेचर भी बिल्कुल सेम है। एमसीक्यू पेपर है वहां पर भी है, थ्योरी पेपर है वहां पर भी है, एटीपी ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल है यहां पर भी है। हाँ, इनकी कोडिंग्स अलग हुई हुई है एंड दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। व्हाट मतलब आपको ये तो पता है ना, आप एमसीक्यू पेपर देने जा रहे हो, तो आपको ये अगर नहीं भी पता कि वो पेपर 1 है या पेपर 2 है, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एमसीक्यू पेपर देना है, थ्योरी पेपर देना है और एटीपी देना है। ठीक है, तो ये तो हो गई कंपोनेंट्स की बात, और आप आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि तीनों में कंपोनेंट्स तीन तीन ही देने हैं, तीनों के अंदर, दोनों के अंदर सॉरी। अब डिफरेंस आ जाता है मार्क्स और टाइमिंग्स का। ठीक है, जैसे एमसीक्यू पेपर की अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर ओ लेवल्स के अंदर, तो आपका जो पेपर 1 है ये 1 आवर का पेपर होता है, और इसे आप 40 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करते हैं। 40 मार्क्स के लिए आप जरूर नोट कीजिएगा चीजों को, ताकि आपके पास बार बार ये रिमाइंडर रहे कि कैसे हमने डिस्कस किया था। एमसीक्यू पेपर यहां पर 1 आवर में करना है, और 40 मार्क्स का ये पेपर होता है। 40 एमसीक्यू इसमें मौजूद होते हैं। हर एमसीक्यू का 1 मार्क होता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो आप सही करेंगे वो सही होगा, जो गलत करेंगे उसका मार्क डिडक्ट होगा। 1 आवर में ये पेपर करना होता है। ए लेवल्स के अंदर लास्ट ईयर उसमें भी एमसीक्यू पेपर था, उन्होंने उसका टाइम बढ़ा दिया है, 1 आवर 15 मिनट कर दिया है। लेकिन ओ लेवल्स के लिए ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है, तो हम यही बिलीव करके चलेंगे कि ये 1 आवर के अंदर ही करना है एमसीक्यू पेपर। जबकि अगर आप यहां आ जाएं तो यहाँ जो एमसीक्यू पेपर है, अब आप मेरी बात से ना रिलेट करने लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ जो एमसीक्यू पेपर है ये बेटा है तो 40 मार्क्स का ही, यानी 40 एमसीक्यूज ही है, लेकिन ये पेपर आपको 45 मिनट्स में करना होता है। कितने देर में करना होता है बच्चों? 45 मिनट्स में। यानी आप इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स के लिए देख रहे हैं कि टाइम में डिफरेंस है। 45 मिनट्स का मतलब 15 मिनट आपको कम मिल रहे हैं व्हेन यू आर इन आईजीसीएसई सिस्टम। तो आपके जहन में फौरन सवाल आएगा कि सर ये तो फिर मुश्किल हो गया। भाई ये टाइम इसीलिए कम है क्योंकि यहाँ जो डिफिकल्टी लेवल होता है क्वेश्चंस का वो काफी कम होता है। और जब हम आखिर में सेशन के एंड में जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑफ बोथ दी पेपर्स जीसीएसई एंड आईजीसीएसई, तो यू विल सी दैट कि जब हम कोई आईजीसीएसई का पेपर करेंगे तो शायद 30-35 मिनट में, 30 to 35 मिनट्स के अंदर हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। जबकि जब हम एमसीक्यू पेपर कर रहे होंगे ओ लेवल्स का, जीसीएसई का, तो उसमें हमें 1 घंटा लग रहा होगा, 50-55 मिनट लग रहे होंगे। तो ऐसा इसलिए है कि जो डिफिकल्टी लेवल होता है, एमसीक्यू की अप्रोचेस होती हैं वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हैं, जिसकी वजह से 1 आवर मिल रहा है आपको। और जो आईजीसीसी सिस्टम है वहां पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा नजर आते हैं, इसलिए 45 मिनट्स के अंदर आपको उसको करना होता है। ठीक है, तो टाइम जरूर कम मिलता है आपको। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं तो ये पेपर आपके ग्रेड में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो दीज पेपर्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट 30% in your overall grade, both in IGCSE and GCSE. 30% of your overall grade is contributed by MCQ paper. Am I absolutely clear, everybody, till this point? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है मेरे बच्चों, गूंगे Yes, बनने sir. का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यू हैव टू बी इंटरैक्टिव। वेरी गुड, आप अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि सो जाएं। अनफॉर्चुनेटली मेरा लैपटॉप मेरे सामने नहीं है आज, इसलिए आई कैन नॉट सी कि हु इज स्पीकिंग और हु इज नॉट। आई कैन ओनली सी द स्क्रीन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अच्छे से इंटरैक्ट करते चले जाएंगे। सो एमसीक्यू की कहानी सबको क्लियर हो गई? जी बेटा बोले, यहाँ तक कोई पूछना है? बोले। सर नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये ओ लेवल्स के लेवल पे तो नहीं होती। यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर एमसीक्यू पेपर में एक नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप जब कोई एमसीक्यू गलत करते हैं तो आपको उसका मार्क तो डिडक्ट होता ही है, लेकिन साथ में एक सही एमसीक्यू का मार्क भी डिडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 40 एमसीक्यू में आपने ए गलत किया तो यू शुड ऑब्टेन 39, बट यू विल ऑब्टेन 38। वाई 38? क्योंकि एक नंबर आपके गलत एमसीक्यू का कटेगा और एक सही में से कटेगा। तो अगर आपने 10 गलत किए हैं तो आपके 20 मार्क्स डिडक्ट होंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, बट ये ओ लेवल्स के लेवल पर नहीं होती। क्लियर? ये Yes, sir.
चलो अब आ जाते हैं बेटा दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, थ्योरी कंपोनेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और बायोलॉजी के लिए विदाउट अ डाउट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि बाकी जो साइंसेज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहां पर ये थ्योरी जो है ना बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होती, बट बायोलॉजी के अंदर बच्चों द मेजर डिफरेंस इज कि बायोलॉजी के इज नॉट ओनली अ साइंस सब्जेक्ट बट इट इज अ थ्योरेटिकल साइंस। क्या आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए? ये एक मशहूर है कि जी रट्टा मार के पढ़ लेंगे, बायोलॉजी तो रट्टा मारने की होती है। मेरे भाई आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मेडिकल फील्ड को दुनिया की मुश्किल एजुकेशंस में कंसिडर किया जाता है, तो सिर्फ रट्टा मार के तो नहीं हो रही। तो इस मिथ को तो दिमाग से निकाल दें कि बायोलॉजी सिर्फ रट्टा मार के हो जाती है। जो रट्टा मार के कर रहे हैं ना, दे हैव नो इंटरेस्ट इन दी सब्जेक्ट। अगर आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो आप इंप्रेस होते हैं ना, क्योंकि आपको पता होता है यार उसका नॉलेज बेस बड़ा तगड़ा है, तो वो रट्टा मार के थोड़ी बना होता है, वो कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के साथ लर्निंग एसोसिएटेड है। तो दिस मेक्स बायोलॉजी मोर डिफिकल्ट, ठीक है, देन कंपेयर टू अदर साइंसेस। तो इसलिए अगर आप केमिस्ट्री या फिजिक्स वाली अप्रोच से बायोलॉजी कर रहे हैं तो यू विल स्ट्रगल एट द एंड, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर थ्योरी का जो कंटेंट है वो कम होता है, कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट आप 2 लाइनों में लिख रहे हैं, बट बायोलॉजी में जब कॉन्सेप्ट आपको पहले तो होना जरूरी है, एंड देन यू हैव टू राइट, एग्जामिनर एक्सपेक्ट यू टू राइट दैट कॉन्सेप्ट इन 6 to 7 लाइन्स। तो जहां आप 2 लाइन्स लिख रहे होते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, 3 लाइनें लिख रहे होते हैं, बायोलॉजी में यू आर सपोज टू राइट 3, 5, 7, 8 इवन होल पेज। तो वहां पर आपकी जो वेकेबलरी है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसका सही होना, फिर जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं अपने आंसर में वो मेडिकल टर्म्स का होना। इट शुड नॉट बी अ किचन लैंग्वेज कि घर में 2 लोग बातें कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी एन इंग्लिश ऐसे, rather you have to explain the concept with the help of medical terms। और जब आप मेडिकल टर्म्स यूज करना सीख जाएंगे तो यू विल ऑब्जर्व के जो चीज आप एक्सप्लेनेशन जनरल करके 4 लाइनों में लिखते हैं, मेडिकल टर्म्स की वजह से 2 लाइनों में आ जाएगी या 1 लाइन में आ जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दी होल सेशन। चलो तो लेट्स गेट बैक टू थ्योरी पेपर। तो जो थ्योरी पेपर है यहाँ पर बेटा वो 80 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का पेपर है बच्चों? 80 मार्क्स का पेपर है। तो आप देख रहे हैं कि डबल मार्क्स हैं कंपेयर टू एमसीक्यू पेपर, और यहां पर भी वो पेपर 80 मार्क्स का ही है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे एक्सटेंसिव मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको थ्योरी में मिल रही है। यहां पर वो पेपर करने के लिए आपको मिलेगा 1 hour and 45 minutes, यानी 1 पौने 2 घंटे, और यहां पर आपको मिलेगा 1 hour and 15 minutes ओनली। ठीक है, तो अब आपको फिर से डिफरेंस नजर आ गया होगा कि आप फिर से देख पा रहे हैं इन जनरल कि आईजीसीएसई सिस्टम में मार्क्स भले इक्वल हैं, लेकिन जो टाइम आपको मिल रहा है वो कम। और ऐसा क्यों है? अगेन मैंने बताया जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम है, और जैसा कि मुझे भी रिसेंटली जो अभी बैच एंड हुआ है, तो जब हम आईजीसीएसई के थ्योरी पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो 1 hour 15 minute भी नहीं बल्कि 50-55 मिनट्स में हम पेपर पूरा कर पा रहे थे। तो क्यों ऐसा हो पा रहा था? क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सॉलिड मार्क के क्वेश्चन होते हैं, एक एक वर्ड का आंसर लिखना होता है, तो बहुत सारे मार्क्स तो वैसे ही मिल जाते हैं। जबकि जो हमारे ओ लेवल्स के बच्चे हैं वहां पर थ्योरी पेपर में ज्यादातर एक्सप्लेनेटरी आंसर्स होते हैं, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए यू आर गिवन हाफ एन आवर एक्स्ट्रा। अगर दोनों की वेटेज की बात की जाए तो बेटा दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट हाफ percentage in your grade on both the qualifications। 50% of the grade in biology or chemistry or physics depends on your theory paper। तो अगर केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें तो वहां पर ये थ्योरी पेपर बहुत चैलेंजिंग नहीं होता इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट। बायोलॉजी में देयर इज अ बिग बिग इशू जो मैं आगे जाके भी हाईलाइट करूंगा, कि अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, आपने जमा कर लिया है सिलेबस को और आप एकदम आखिरी महीने में बैठकर चीजें कर रहे हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज और लर्न थिंग्स। एंड फिर क्या होगा कि आप टूटे फूटे कॉन्सेप्ट लिखेंगे और उसमें यू विल लूज लॉट ऑफ मार्क्स, यू विल गेट एवरेज मार्क्स, और एवरेज मार्क्स की वजह से क्या होगा कि 80 मार्क्स का पेपर है, आप पूरा अटेम्प्ट करने के बाद भी मुश्किल से 38, 40, 44, 45 मार्क्स ले पाएंगे, एंड यू विल नॉट गेट अ गुड ग्रेड इन बायोलॉजी। ठीक है जी। तो इसलिए बायोलॉजी के अंदर याद रखें, ये बात बहुत मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूं अल्लाह के भरोसे पर, कि अगर आप पूरा सेशन अटेंड करते हैं, इंटरैक्टिव रहते हैं, जो काम दे रहा हूं वो करते हैं, जो टेस्ट होंगे वो आप उसमें जरूर होते हैं और कंसर्न्ड होते हैं, तो याद रखें एमसीक्यू का पेपर और एटीपी अल्लाह के हुक्म से ये क्लास लेने की वजह से ही अच्छा हो जाएगा, यानी ए स्टार वाला पेपर हो जाएगा। बट थ्योरी में आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, उसके बाद अगर आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको बार बार नहीं लिखेंगे, लिखने में चोरी करेंगे कि नहीं सर आप लिखवा रहे हैं, बहुत ख्वारी हो रही है, यूं है, मैं नोट से पढ़ लूंगी, पढ़ लूंगा, तो फिर ये सारे जो हीले बहाने हैं ना, वो फिर आपकी थ्योरी के अंदर हर्डल बनेंगे, और आप फिर टुवर्ड्स द एंड जब हम एलटी पास पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे होंगे वहां पर आप फिर फंसेंगे, आपका कॉन्फिडेंस शेक होगा, और फिर वहां पर आप स्ट्रगल करेंगे। ठीक है जी। तो ये बात उम्मीद है समझ आ गई थ्योरी पेपर के बारे में। एवरीबॉडी इज क्लियर?
यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लड़कों यस की सर। आवाजें ज्यादा आ रही हैं, लड़कियों की आवाजें नहीं आ रही हैं। भाई लड़कियां यस सर। आजकल हर जगह आगे आ रही हैं, ये कौन सी लड़कियां जिनकी आवाजें नहीं आ रही? लड़कियों जरा आवाज यस निकालो। चलो बेहतरीन हो यस गया। सर। आगे बढ़ो। ओके सर बेटा। सर। ओके ओके ओके, अब लड़कियों की आवाजें बंद करना मुश्किल हो रहा है। खैर चलें, आगे चलते हैं बच्चे। अब आ जाते हैं लास्ट पेपर पर, जो है ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, एटीपी। ज्यादातर बच्चे जो O3 में आ रहे हैं या जो अपियरिंग स्टूडेंट्स होंगे मई जून 2025 के अंदर, ये इस पेपर की प्रैक्टिस आपने पिछले सालों में बिल्कुल भी नहीं की है। ठीक है। अच्छा, अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल क्यों है, प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? तो बेटा केम्ब्रिज की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो जोन 4 में हमारे सारे कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज सारे आते हैं, और इनमें कहीं पर भी प्रैक्टिकल का ऑप्शन दिया नहीं गया। और ऐसा क्यों है? अनफॉर्चुनेटली केम्ब्रिज बिलीव करता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो टीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते ज्यादातर। इसलिए अगर प्रैक्टिकल में ओ लेवल का नन्ना मुन्ना काका, नन्ना मुन्ना बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल लैब में जाए और केमिकल से खेले या ब्लेड से काम करे तो वो उसके लिए हैजर्डस हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल का पेपर हमें नहीं देने का ऑप्शन है। हमें, यानी ये कोई नहीं कि अपनी मर्जी से आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। हाँ, किसी स्कूल ने अलग से रजिस्ट्रेशन ली भी हो तो वो आप मुझे इंडिविजुअली बता सकते हैं कि उनके स्कूल में प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है। लास्ट ईयर भी एक बच्चा था हमारे पास दुबई से, आई गेस, उनके स्कूल में प्रैक्टिकल हो रहा था। ठीक है ना। तो बहरहाल मेजोरिटी के लिए पेपर जो होगा वो ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल होगा। ये कैसा पेपर होता है बेटा? ये बड़ा ही सॉलिड मार्क का पेपर होता है, और प्रीवियस ईयर्स के अंदर इसका जो पैटर्न था ना वो स्टैंडर्डाइज नहीं था। ठीक है, कभी कुछ आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था, बट 2021 से ऑनवर्ड्स ये जो पैटर्न है एटीपी का, ये स्टैंडर्डाइज हो गया है, जिसकी वजह से आपको, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि जब आप एटीपी सेशंस में हम एक्सक्लूसिवली कंडक्ट करते हैं, अगर आप वो सेशंस लेंगे तो विद इन 6 to 7 सेशंस आप फुली प्रिपेयर हो जाएंगे इस पेपर के लिए, एंड यू विल बी इजीली एबल टू स्कोर 90% प्लस मार्क्स इन एटीपी। ठीक है। तो अब ये पेपर क्या है बेटा? ये पेपर भी 1 आवर का पेपर है, और ये पेपर भी 40 मार्क का पेपर है। तो इट्स जस्ट लाइक योर पेपर 1। ठीक है। एंड यहां पर भी फॉर्चुनेटली, अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि यहां पर इसके लिए टाइम अगेन 40 मार्क, 1 आवर और 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो दिस इज दी ओनली पेपर जहां पर आपको टाइम दोनों में इक्वलेंट मिलता है। यानी आप आईजीसीएसई के हों या ओ लेवल्स के हों, दोनों को 1 आवर मिलता है 40 मार्क्स के लिए। ऑल्दो बिकॉज द पेपर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, therefore the weightage contributed by this paper is not the same. It only contributes 20% in your grade. ठीक है जी, 20%। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात वाजे तौर पर नजर आ जाएगी कि 30%, 50% बिकम्स 80, एंड देन 20% बिकम्स 100। 30, 50 एंड 20 becomes 100. So that's how you are going to score your grade in individual component. अगर बायोलॉजी के सब्जेक्ट के नेचर के हवाले से बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि बायोलॉजी में इफ यू आर गोइंग टू अटेंड दिस सेशन, कोई मिस ना करें, और मजा भी आएगा इंशाल्लाह आपको। एक मेडिकल डॉक्टर के साथ पढ़ने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि आप चीजों को क्लिनिकली कोरिलेट कर पाते हैं और आपको मजा आएगा, डॉक्टर जैसी फीलिंग भी आएगी। ठीक है जी। तो एमसीक्यू पेपर और एटीपी पेपर, ये जो दो पेपर्स हैं, ये आपके क्लास प्रेजेंस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर आप क्लास मिस कर रहे हैं, सेशंस मिस कर रहे हैं, और अगर जेन्युइनली भी मिस हो गया किसी रीजन की वजह से, और रिकॉर्डिंग्स आप एक्सेस नहीं कर रहे और नहीं देख रहे, और तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे। अदरवाइज ये तो आपके इजी पीजी हलवा हो जाने वाले हैं। ठीक है ना। यहां पर मुझे आपसे क्या सपोर्ट चाहिए कि जो काम मैं आपको दूंगा, जो वर्कशीट्स आपको दूंगा, जो क्लास में काम कराऊंगा, वो सारी चीजें आप सीरियस लेकर चलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से ना, थोड़े से छुई मुई होते हैं। अब वो क्लास में रिटन काम हो रहा है, सर वो रिटन काम, सर स्क्रीनशॉट ले लूं सर, स्क्रीनशॉट, अरे एग्जाम में स्क्रीनशॉट थोड़ी लगाना है, एग्जाम में रिटन आंसर लिखना है। तो रिटन आंसर लिखने के लिए यू शुड नो योर स्पीड, यू शुड नो कि हाउ फास्ट यू कैन राइट, और आंसर कितना कंक्लूसिव तुम कर सकते हो। अगर 6 लाइनें दी हुई हैं तो क्या तुम आंसर 6 लाइनों के अंदर पूरा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें विद टाइम प्रैक्टिस के साथ आती हैं, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स। हर टॉपिक की एक्सप्लेनेशन का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। ये नहीं कि सेल्स के चैप्टर में आपने रिटन नोट्स बना लिए सर के साथ, अब जब ट्रांसपोर्ट इन मैन चल रहा है तो आप बोले सर ये तो बहुत लंबी थ्योरी है, छोड़े सर, नहीं लिख रहा, स्क्रीनशॉट ले लूं सर, सर वो सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दीजिएगा। अरे भाई, सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दी जाएगी, बट उसका मकसद ये थोड़ी है कि आप अगर बायोलॉजी में आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वो भी सेशन के शुरू से आप एक यूज टू नहीं होंगे, तो आप एग्जाम में भी, अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं बच्चों को सर ये लेक्चर पास, यूट्यूब पे आएगा? ये लेक्चर यूट्यूब पे बिल्कुल आएगा, बट नॉट इन रीसेंट टाइम्स। ये तकरीबन 2 हफ्ते के बाद यूट्यूब पे आएगा। ठीक है। अब देखो यूट्यूब पे देखने की अभी से इनको ख्वाहिश पैदा हो गई है,
तो अच्छा, अब ये यूट्यूब का याद दिला दिया बच्चे ने, तो मैं बताता चलूं कि आप जब हमारे साथ रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आपको ग्रुप पर एक्सेस मिलेगा, गूगल ड्राइव का एक्सेस मिलेगा, एंड यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, एवरीथिंग। ठीक है, हर तरह का मटेरियल, आपको कोई मटेरियल फिलहाल खरीदने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने फजूल पैसे जाया कर दिए हो, क्योंकि मैं भी आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक कौन सी लेनी है आपने, नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, कौन देगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पास पेपर्स की जो प्रैक्टिस वर्कशीट्स हैं वो क्या होगा, तो इसलिए फजूल पैसे जाया नहीं कर देने। और याद रखें कि आप जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपेयरिंग हैं, ठीक है ना, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि प्रैक्टिस डे वन से स्टार्ट हो, टुवर्ड्स द एंड बायोलॉजी को लटकाया ना जाए। ठीक है, अच्छा यहां तक किसी को कोई सवाल है? कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशन, ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई, ये सबको क्लियर है बेटा? जी। Yes. यस सर। Sir, I have जी a सर। question. चलो, किसी को Sir, यहां तक I कोई have a क्वेश्चन है तो अभी। question. यस बेटा बोलो। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो आप कह रहे हैं कि एटीपीएल होता है, राइट? एटीपी होता है, जो एटीपी होते हैं हमारे जो हमें पेपर देते हैं, इज इट एक्चुअली हम्म। लाइक हम लोग अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं बाहर किसी कंट्री के अंदर, तो ये एक्सेप्ट होता है? जी जी बिल्कुल एक्सेप्टेंस है, 100% एक्सेप्टेंस है। देखो यही तो एक फायदा है ना कैम्ब्रिज सिस्टम का, एक यही तो फायदा है कि अगर आपको कैम्ब्रिज की स्टेटमेंट मिली हुई है तो आप डायरेक्टली उसी स्टेटमेंट को सबमिट करते हैं एनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और वो आपको डायरेक्टली, कोई इक्विवेलेंसी वगैरह का चक्कर नहीं होता, डायरेक्टली आपको जो है ना वो उसको कंसिडर करते हैं। तो दैट्स द ओनली बेनिफिट। अगर आप लोकल सिस्टम में होते हैं तो बड़े चक्कर हैं इक्विवेलेंसी के, एक्सेप्टेंस के, फला सब्जेक्ट एक्सेप्टेड है फला नहीं है, बट कैम्ब्रिज में ऐसा नहीं। ठीक है जी, इज दैट ओके, क्लियर? थैंक यू सो मच सर। सर यस। यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए ओ लेवल ज़्यादा एडवांटेज हो रही है? नहीं बेटा, मैं अगर इन जनरल रिकमेंड करूं आपको तो बेहतर ये है कि आप ओ लेवल्स ए लेवल्स करें, और ए लेवल्स के अंदर एएस जब आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज एएस लेवल के जो ग्रेड्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दे देती हैं। तो आप ओ लेवल्स करें, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं ए लेवल्स करने के लिए तो फायदा कोई नहीं, बल्कि वो और एक्सपेंसिव पड़ता है, आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी कंपेयर टू पाकिस्तान में रहते हुए। इसलिए बेहतर ये है कि आप ओ लेवल्स करें, एएस कर लें, और एएस करते हुए जब आप ए टू में जाएं, यानी जो आपका एडवांस लेवल के 2 इयर्स हैं, तो आप उस वक्त यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें अगर आप इंटरनेशनली कहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज एएस रिजल्ट्स के ऊपर टेंटेटिव एडमिशन आपको दे देती हैं। ए टू रिजल्ट जैसी आए फौरन से आप यूनिवर्सिटी के लिए चले जाएं। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सर। सर मेरा चलो सवाल था। जी बेटा। सर ये कि हमें क्या ए लेवल्स क्लियर करने के बाद ही हम बाहर जा सकते हैं, या ओ लेवल्स का नहीं मार्कशीट पे भी हमें एडमिशन मिल जाएगा? नहीं, पहले देखो, ओ लेवल्स करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन थोड़ी मिलेगा, वो फिर जिन 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 स्कूल्स में हाई स्कूलिंग सिस्टम होता है वो फिर आपको इंडक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए तो आपका 12th ग्रेड क्लियर होना जरूरी है ना। तो यूनिवर्सिटी जो एक एक अमेरिकन सिस्टम है जो हाई स्कूलिंग सिस्टम कहलाता है, वहां पर स्कूल के अंदर 11th और 12th ग्रेड होता है। तो अगर आप उसके लिए जा रहे हैं फिर तो आप ओ लेवल्स के बाद भी जा सकते हैं, अदरवाइज ए लेवल्स आपको करना पड़ेगा। यस, ठीक है। अगर आप ए लेवल्स नहीं करना चाह रहे तो आप जनरल जो आपके लोकल बोर्ड्स हैं वो भी कर सकते हैं। बहरहाल 12th ग्रेड क्लियर करना जरूरी है, ए लेवल्स इज इक्वल टू 11th एंड 12th ग्रेड। ठीक है, ओ लेवल्स आपका 9th और 10th ग्रेड बन जाएगा, और जो ए लेवल्स है वो आपका 11th और 12th ग्रेड बन जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। यस। चलो, अच्छा सर अब तो क्या? बहुत ज्यादा, यस जी बेटा सर। बोले, जल्दी जल्दी बोले बेटा, सवालात ज्यादा हो रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है। जी बेटा बोलें, एक बच्ची की आवाज थी, उसका सर सीएस लास्ट की क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर तैयारी आपको। एसएलओ से करनी चाहिए। सॉरी, सर एएस करने के सीएस की बाद भी तैयारी यूनिवर्सिटी में जाते एसएलओ से करनी चाहिए। बेटा पहले मैं बच्ची की आवाज सुन रहा हूँ, फिर बच्चे की आवाज सुनूंगा। एएस के बाद एडमिशन आप अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ज्यादातर जो है एएस के रिजल्ट्स के बेसिस पर आपको टेंटेटिव एडमिशन दे देती हैं, और फिर ए टू का जैसी रिजल्ट आता है यू गेट द फुल गारंटीड एडमिशन, और फिर वो आपको स्टार्ट करा देते हैं। तो एएस के बाद ओके एप्लीकेशन सर। का प्रोसेस। ठीक है जी बेटा, अब लड़का, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। जी बेटा, लड़का क्या कहना सर फिर चाहता? ओ लेवल्स का क्या फायदा अगर ए लेवल सब कुछ है? नहीं बेटा, अगर ए लेवल्स आपने डायरेक्टली ए लेवल्स किया है, ओ लेवल्स नहीं किया, तो सर तब भी वो आपके एक्सेप्ट होगी। यू हैव टू पास 9th एंड 10th ग्रेड, एंड देन यू हैव टू पास 11th एंड 12th ग्रेड। ओ लेवल्स करके क्या मतलब, आप 9 मैट्रिक, आप ये वही वाली बात हो गई कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 नहीं पढ़ा, डायरेक्टली ओ लेवल्स करने चले गए आप, तो वो जो ज्यादा वाले डिफिकल्ट हो। सर वो और भी फिर एक यूनिवर्सिटी के एक अंदर फायदा। आपकी जो क्लियरेंस है वो आपके ओ लेवल्स और ए लेवल्स दोनों को देखेंगे, दोनों मस्ट बी क्लियर। ठीक है, सर असल में मेरा एक दोस्त था, वो जो है ना कुछ 4-5 यू लाया था ओ लेवल्स के अंदर, तब भी कॉलेज के अंदर आ गया, तो फायदा? कौन से कॉलेज में आ गया? सर सीडर।
अब बेटा वो तो देखो एक मार्केटिंग है ना, जाहिर कॉलेज को पता है कि ऐसे बेवकूफ लोग जिंदा हैं यहाँ पर जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है और उनके बच्चे ने पढ़ना वढ़ना है नहीं, तो कॉलेज के लिए तो यही बच्चे कस्टमर्स होते हैं ना। मतलब ये थोड़े अलग एंगल पे चली जाएगी हमारी बात, लेकिन कॉलेज तो एक वो जो एक स्कॉलरशिप के नाम पर एक ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, सब मंडी बजाई हुई है, तो वो तो स्कॉलरशिप के वर्ड की तौहीन है कि एक एक जेन्युइन स्कॉलरशिप जब ऑफर हुआ करती थी, पर अब तो मार्केटिंग है, अब बिजनेस है, कॉलेज को पैसा चाहिए, वो तो बच्चा लेगा ही लेगा, उसको पता है क्रिएटर आएगा, इसको स्कॉलरशिप भी नहीं देनी पड़ेगी, ये पैसा भी पूरा भरेगा और सीडर का नाम भी लग जाएगा या किसी भी XYZ इंस्टीट्यूट का नाम लग जाएगा। तो ये तो एक अलग डिस्कशन है, इस डिस्कशन पे नहीं जाते हैं वरना सारी क्लास हमारी जाया हो जाएगी। अब आ जाते हैं बेटा, अब आपके सवाल थोड़ा सा होल्ड करते हैं और आगे आ जाते हैं और जल्दी से उस इंपॉर्टेंट तरीन स्लाइड पर चलते हैं, जिस स्लाइड में आपको ये पता चलेगा कि दोनों हम बेटा क्वेश्चंस को होल्ड कीजिए प्लीज। और अब थोड़ा सा हम कंटेंट के बारे में बात करेंगे, सिलेबस कंटेंट के बारे में, एंड देन आई टेक द क्वेश्चंस अगेन, ठीक है? मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, मैं अलग से भी लिखवाऊंगा भी यहां पर। बेटा प्लीज माइक बंद कीजिए। यहां पर जो कंटेंट आप देख रहे हैं ये आपके सिलेबस का कंटेंट है जो आपने पूरे साल पढ़ना है, ठीक है? दिस इज द कंटेंट फॉर IGCSE एंड दिस इज द कंटेंट फॉर O लेवल्स। अगर आप दोनों को हेड टू हेड में देखेंगे तो डे 1 पे मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि दरमियान में बहुत सारे नए बच्चे आ रहे होते हैं, वो सवाल पूछते हैं सर दोनों का साथ पढ़ना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। क्यों मुमकिन है ये भी आपको नजर आ जाएगा। बेटा आप अगर दोनों को हेड टू हेड देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैक्सिमम टॉपिक्स, ठीक है, दोनों में एग्जैक्टली सेम है। मैक्सिमम टॉपिक्स दोनों में सेम है। आप देखें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल, मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्लासिफिकेशन सर IGCSE सेल्स। और O लेवल्स में फर्क क्या है? बेटा अभी तो बताया पेपर पैटर्न में फर्क है, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स डिफरेंट हैं, वो भी आपको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है? पेपर पैटर्न में फर्क है, डिफिकल्टी लेवल में फर्क है, ये बात तो मैंने क्लियर की ना आपको बच्चे। तो अब ये जो मिथ है ना कि दोनों को क्या अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, तो आप ये देखें एंजाइम्स, प्लांट न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो आप देखिए मैक्सिमम टॉपिक्स आपको सेम नजर आएंगे। डिफरेंस कहां नजर आएगा? यहाँ ये देखें, ये ड्रग्स का चैप्टर है जो यहाँ पर नहीं। ड्रग्स का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो यहाँ पर O लेवल्स वाले सिस्टम में पहले था, अब नहीं है, और IGCSE सिस्टम में अभी भी है। तो मेजरली अगर आप बिल्कुल हेड टू हेड कंपैरिजन पे जाएं तो दोनों सर में ड्रग्स तो ऑलमोस्ट। हराम होते हैं। नहीं बेटा आपको ड्रग्स की डेफिनेशन नहीं पता इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। ड्रग्स से मुराद जब इंशाल्लाह डिस्कस होगी तो बताएंगे। आपने वो बॉलीवुड से और हॉलीवुड से ड्रग्स सीखे हैं ना, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो, ठीक है? ड्रग्स मेडिकली उसका मतलब कुछ और होता है, ठीक है? आप, मैं समझ गया हूँ, आप वो हॉलीवुड से ट्यूशन मिली है और बॉलीवुड से मिली है, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में क्लियर हो जाएगा। तो आप देखें बेटा ज्यादातर टॉपिक्स आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नजर आएंगे दोनों के अंदर। कोऑर्डिनेशन रिस्पांस का यूनिट यहां पर भी है, कोऑर्डिनेशन रिस्पांस का यूनिट यहां पर भी है। सिर्फ एक वाहिद चैप्टर है ड्रग्स का जो O लेवल्स के सिलेबस में पहले था, अब नहीं है, बट IGCSE सिस्टम में अभी भी मौजूद है। तो बेटा दैट इज द एविडेंस दैट वी आर गोइंग टू केटर बोथ ऑफ यू टुगेदर। जो IGCSE सिस्टम के हैं, जो O लेवल्स के हैं, यू विल लर्न द होल कंटेंट टुगेदर इंशाल्लाह ताला। ड्रग्स का जो चैप्टर है वो IGCSE वाले बच्चों को हैं, वो दोनों मिलकर पढ़ेंगे, डिटेल्स एक्सटेंसिवली कवर होंगी, और यहाँ पर IGCSE सिस्टम वालों को फायदा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आपको एक्सटेंसिव नॉलेज आ जाती है और फिर आपका डिफिकल्टी लेवल भी कम है, तो अल्टीमेटली आप उसमें एक एक्सपर्ट लेवल पर आ जाते हैं और पेपर अटेम्प्ट करते हुए एक प्रो हो जाते हैं। इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी कि जब पूरे सेशन में हम चीजों को सीख रहे हो, तो चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्टूडेंट हैं, आपको ये फील हो कि बायोलॉजी के अंदर जो आपके अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बहुत क्लियर हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं अपने सब्जेक्ट को और एग्जाम्स को लेकर, ठीक है जी? तो अगर सिलेबस कंटेंट पर बात करते हैं तो ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि हेड टू हेड अगर हम चलें तो 98% ऑफ द कंटेंट इज एग्जैक्टली सेम। कुछ टॉपिक्स के नाम, जैसे यहाँ पर आप बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस ऑन इकोसिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो कुछ टॉपिक्स की हेडिंग्स चेंज है लेकिन टॉपिक का कंटेंट सेम ही है। तो खुलासा ये कि एक ड्रग्स का चैप्टर ऐसा है जो IGCSE सिस्टम में एडिशनल है और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए थ्रू आउट द सेशन वी आर गोइंग टू केटर ऑल ऑफ यू टुगेदर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। बेहतरीन। अब मेरे बच्चे द मेजर प्रॉब्लम, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। देखो बायोलॉजी के अंदर एवरीबडी हैज द सेम प्रॉब्लम एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कि सर सिलेबस बहुत बड़ा है। याद रखें बायोलॉजी का, देखो मैथ्स तो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, थ्योरी ना के बराबर है,
बट अगर हम केमिस्ट्री फिजिक्स से कंपेयर करें तो बायोलॉजी इज एक्सक्लूसिवली एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कंटेंट है, और इतना कंटेंट है कि आपको सुनकर हंसी आएगी कि ए लेवल्स के अंदर, एएस और ए2 के अंदर जो कंटेंट है ना वो कम है, ओ लेवल्स का कंटेंट ज्यादा है। डिफिकल्टी लेवल के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, डिफिकल्टी ज़ाहिर है ए लेवल्स की ज्यादा है, लेकिन जो कंटेंट, फॉर एग्जांपल एएस के अंदर आप ओनली 11 टॉपिक्स पढ़ते हैं, 11 चैप्टर्स पढ़ते हैं, ए2 के अंदर आप और कम हो जाते हैं, 8 चैप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, 8 चैप्टर्स ओनली। जबकि अगर आप यहां देखें तो 19 चैप्टर्स, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि द कंटेंट इज ह्यूज। एंड मैंने कैम्ब्रिज की बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर, बहुत सारे जो इनकी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ये बात ना सिर्फ मैंने बल्कि बहुत सारे सीनियर टीचर्स ने उठाई है कि भाई ये कंटेंट कुछ ज्यादा है। और इस ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, थ्योरी के एग्जाम की भी बात करूं तो वो 10 क्वेश्चंस मैक्सिमम, 9 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। अब 9 to 10 क्वेश्चंस के अंदर क्या हम 21 चैप्टर्स पूछ सकते हैं? बताओ भाई, 21 चैप्टर्स आ सकते हैं 9 क्वेश्चन के अंदर? नहीं आ सकते ना। जाहिर है कि कोई ना कोई चैप्टर मिस होगा। जैसे मैं आपको इस साल की एग्जांपल दूं, इस साल जो पेपर आपका हुआ है थ्योरी का, बेटा दरमियान में माइक जिसका ओपन है प्लीज म्यूट करें। हसनैन प्लीज जिसका माइक ओपन है आप उसको म्यूट करने के लिए मैसेज करें, और अगर नहीं हो रहा है तो रिमूव करें क्लास से। थैंक यू। तो मेरे बच्चे तवज्जो सुनिएगा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि 21 या 19 टॉपिक्स जो है ना वो 9 क्वेश्चंस में आ जाए। तो आप बायोलॉजी में एक कॉमन प्रॉब्लम देखेंगे कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो सरप्राइजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साल की मैं बात करूं तो ये जो आखिर के 4-5 चैप्टर्स हैं इससे बहुत ज्यादा पेपर आ गया, यानी ऑलमोस्ट थ्योरी का जो पेपर है वो 70% के करीब इस सेक्शन से आ गया। यानी इकोसिस्टम जो इंतहाई बेसिक यूनिट है बहुत इजी है। तो जो बच्चे उसको बिल्कुल हल्के में लेके गए थे कि यार इससे तो 2-4 नंबर आएंगे और अच्छे से नहीं पढ़ा था, वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए, क्योंकि देवर थिंकिंग कि यार ये ट्रांसपोर्ट, डिजीज, इम्यूनिटी, ये मुश्किल चैप्टर्स आएंगे। बट मेजर पेपर वाज बेस्ड ऑन दीज लास्ट के चैप्टर्स। तो बायोलॉजी में ये सरप्राइज ऑलमोस्ट हर साल ही होता है कि कोई बैलेंस पेपर नहीं है। अब बैलेंस नहीं है तो क्या हम कोई सिलेक्टेड चैप्टर कर सकते हैं? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। आपको पूरा कंटेंट कवर करना है, बिकॉज यू डोंट नो कि एग्जाम में एग्जामिनर का दिमाग क्या खराब होगा, क्या वो बीवी से लड़कर पेपर बना रहा है या खुशी खुशी पेपर बना रहा है, क्या वो बैलेंस ऑफ द सिलेबस का ख्याल रख रहा है। जाहिल। क्योंकि ओवर द इयर्स ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बैलेंस पेपर आपको नजर आता है। एवरी पेपर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि देयर आर सब सर्टेन चैप्टर्स इन दैट पर्टिकुलर सेशन जो ज्यादा सर फोकस्ड इस हुए। साल का और थ्रेशोल्ड हाई बहुत होगा, लो होगा? मेरे बच्चे प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन, प्लीज ट्राई टू मेंटेन डिसिप्लिन, आई विल गिव यू टाइम, ठीक है? तो ये एक नेचर ऑफ सब्जेक्ट का बड़ा बेसिक सा एक फंडा है जो आपको डे वन से पता होना चाहिए। इसलिए ये सवाल कि सर वो कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो भाई अभी मैंने रीसेंट एग्जांपल दे दी कि इकोसिस्टम जो है ये एक बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बट इस साल बहुत ज्यादा सवाल इसमें से आ गए जो कि बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन वो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो वही शॉर्ट के चक्कर में रहते हैं या वो इंपॉर्टेंस के चक्कर में रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए बायोलॉजी में कम से कम आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको पूरा सिलेबस कंटेंट कवर करना है। एंड दैट इज व्हाई whether you are an O1 student, O2 student or O3 student, we are going to start with the first topic and inshallah by the end of session we'll move to the last topic। तो जो स्कूल के अंदर आप 2 सालों में या 3 सालों में करते हैं, यहाँ पर वो सारा काम आपको 1 साल 10 महीने के सेशन में कराया जाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉल। दैट इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बायोलॉजी को आप जमा ना करें। देखें, याद रखें, केमिस्ट्री फिजिक्स में थ्योरी चूंकि कम होती है, तो अगर 2-3 चैप्टर्स आपके जमा हो गए, जिस दिन आपको गैरत आई तो आप एक साथ बैठ के 2-4 घंटे में कर लेंगे। बट बायोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है कि कंटेंट चूंकि ज्यादा होता है, तो जब आपको जोश आता है और आप कंटेंट खोल के देखते हैं तो आपको लगता है वो भाई ये तो बड़ा ह्यूमंगस कंटेंट है, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां शेक हो जाता है और आप फिर वो टॉपिक जमा करते जाते हैं। इसलिए बायोलॉजी में इजीएस्ट वे टू काउंटर दिस प्रॉब्लम इज कि आप उसमें साथ साथ चीजें करें। और अगर आप नहीं करेंगे तो एट द एंड आप जरूर ये प्रॉब्लम फेस करेंगे कि कंटेंट बहुत ज्यादा है और अब कवरेज करना मुश्किल हो रहा है। तो क्या ये बात समझ आ गई कि ओ लेवल्स और आईजीसीएसई का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है बच्चों? डिफिकल्टी लेवल में आईजीसीएसई का डिफिकल्टी यस लेवल सर। रिलेटिवली ठीक है? यस सर। अच्छा यस अच्छा सर। अच्छा। अब एक सवाल दरमियान में थ्रेशोल्ड का आ रहा था, थ्रेशोल्ड वाले बच्चे को भी आंसर कर दूं। देखो, थ्रेशोल्ड डिपेंड करता है हर साल के इंडिविजुअल पेपर पर, ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज भी है कैम्ब्रिज सिस्टम में और एक बुरी चीज भी है। तो ज्यादातर बच्चे अगर अच्छा पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो थ्रेशोल्ड ऊपर चला जाएगा। तो ये वो एक ऐसा, देखो हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो कंट्रोलेबल हैं। थ्रेशोल्ड सेट करना ये आपके हाथ में नहीं है।
पेपर क्या आएगा नोबडी नोज। तो पेपर आपने अच्छा करना है, ये आपके हाथ में है। इसलिए इन फजूल डिस्कशंस में कि सर थ्रेशोल्ड ऊपर जाएगा नीचे, जाहिर है जब पेपर हो जाएगा तो हम जरूर इस पे कमेंट कर सकेंगे कि ओवरऑल क्या, लेकिन उससे पहले इन चक्रों में पढ़ना कि सर इस साल का थ्रेशोल्ड क्या होगा, वो भाई तो जो लोग बता रहे हैं, मैं वाजे कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नॉन कमर्शियल बन रहा हूँ इस मामले में, और मैं थोड़ी ब्लंट बात कर देता हूँ, कभी कभी बुरी भी लग जाती है, कि ये प्योर मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं कि जी वो जनाब अली हम आपको जो है ना वो बता देंगे, पेपर बता देंगे और उसी में से आ जाएगा। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आई हैव बीन द कैम्ब्रिज सुपरवाइजर फॉर द लास्ट 7 years। ए लेवल्स का जो एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम, उसको मैं लीड करता हूँ कैम्ब्रिज के एंड से। 1 महीना पहले वो हमें पेपर बताते हैं। तो डेफिनेटली जितनी नो हाउ हमें कैम्ब्रिज के सिस्टम के अंदर है, तो वो हर बंदे को नहीं है। तो ये जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं और सर आप गेमिक्स हैं वन कि ऑन वन ट्यूशन में कितने पैसे देते हैं? बेटा ये फजूल सवाल, देखो ये बिल्कुल फजूल सवाल आया दरमियान में ना। सवालात की कोई स्टैंडर्ड बनाओ कि बच्चों वाले सवाल कर रहे हो। आई डू नॉट गिव एनी इंडिविजुअल ट्यूशन, ठीक है। तो खैर खुलासा ये कि ये गिमिक्स में नहीं पढ़ना है आपने कि जनाब वो इंपॉर्टेंट मिस ने बता दिए हैं और ये हो गया फलाना हो गया, एंड में आपका जो है ना मामला खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं, और वो क्या, वो ये फीडबैक नहीं है, ये कुछ फीडबैक्स हैं जो बच्चों के लास्ट ईयर के बच्चों के सर जो ए फीडबैक हैं, लेवल का ऑनेस्ट मैथ का फीडबैक्स पेपर हैं। था वो लीक कैसे हुआ था? सॉरी बेटा दोबारा कहिए। सर जो ए लेवल का मैथ का पेपर था वो फिर लीक कैसे हुआ था? बेटा वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो ना, कि लीक हुआ तो सामने आ गई ना बात कि एक पेपर लीक हो गया है उसके बाद, तो आप क्या इस उम्मीद में तो नहीं बैठे रहेंगे कि बायोलॉजी का पेपर लीक हो जाएगा। जाहिर है हैंड पेपर को हैंडल करने वाले लोग तो पाकिस्तानी है ना, और मेन हैसियत कौम हम हैं ही बेमान, चोर हैं, तो वो चोरी कहीं ना कहीं तो नजर आएगी। ठीक है ना। चलिए बैक टू द डिस्कशन। अच्छा भाई, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दिस इज अ रिमाइंडर कि दोस्त हु वांट टू रजिस्टर देयरसेल्फ फॉर द रेगुलर क्लासेस, contact Salman Hashmi and that's the number you need to contact on. He'll add you on the registered students group ताकि आप रेगुलर सेशंस अटेंड कर सकें और आपको गूगल ड्राइव वगैरह का एक्सेस मिल जाए अपने सेशंस के लिए। ठीक है, अब हम चल रहे हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ, जो कि हमने हर साल फॉलो की है, और दिस इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बायोलॉजी का सिलेबस जो है ह्यूज है। अब ह्यूज सिलेबस में प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर मैं स्लाइड को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो आपसे मैं अगर वैसे ही पूछूं, आप O2 पढ़कर आ रहे हैं, O3 में आ गए हैं, स्कूल तभी स्टार्ट नहीं हुए, तो ज्यादातर बच्चों को टूवर्ड्स द सिलेबस पूरी नो हाउ है ही नहीं कि सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स एग्जैक्टली बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सिलेबस आप किसी पैटर्न में नहीं पढ़ रहे, आप बस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पढ़े जा रहे हैं, सिलेबस के कंटेंट्स का नेचर जो है डिफरेंट हो रहा है, आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए कोई मैप आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे अपने दिमाग में। एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस प्रैक्टिस ओवर द इयर्स कि हम डे 1 पर बायोलॉजी के सिलेबस को, दिस इज नॉट दी सेक्शनिंग या कोई डिवीजन, ये बुक वाली नहीं है, ये हम अपने स्टडी प्लान के लिए करते हैं कि हम बायोलॉजी के सिलेबस को बेटा 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एज यू कैन सी, प्लीज एवरीबॉडी नोट दिस डाउन। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बायोलॉजी का जो ओ लेवल्स का या IGCSE का पूरा सिलेबस है, हम अपनी स्ट्रेटेजी को, ताकि आप ये सर ट्रैक रख एक्सोक्रीन सकें। हमारे सिलेबस में है। एक्सोक्रीन। सॉरी बेटा, एक्सोक्रीन सिस्टम एक्सोक्राइन हमारे सिलेबस में है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस में बिल्कुल है, बट अलग से कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, ओके सर। अच्छा तो बेटा ये आपके पास आ जाती है 4 सेक्शन। एवरीबडी प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है, ये मैंने लास्ट जो ओरिएंटेशन सेशन हुआ था उसमें लिख दिया था, तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो मैंने दोबारा लिखने का वो नहीं किया। तो बेटा बायोलॉजी के सिलेबस को हम जब पढ़ेंगे तो ये 4 सेक्शंस बनाकर पढ़ेंगे, और एवरीबडी मस्ट हैव रियलाइजेशन कि वो कौन सा सेक्शन इस वक्त पढ़ रहा है। क्योंकि देखो दिस इज वेरी सैड कि आप बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं कितना सिलेबस हो गया, कितनी परसेंटेज हो गई है। अक्सर बच्चों से मैं पूछता हूँ तो बस चल रहा है सर फला, उनको पता नहीं है कि कितनी परसेंटेज कवर हो गई, उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर कर, कितना रह गया। प्लीज दरमियान में प्लीज माइक बंद रखें। तो बेसिक बायोलॉजी है बेटा, सिस्टमैटिक बायोलॉजी है, प्लांट बायोलॉजी है, और मिस्केलेनियस बायोलॉजी है। हमने अपने बायोलॉजी के सिलेबस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। बेसिक बायोलॉजी में ज्यादातर चैप्टर्स बच्चे वो चैप्टर्स हैं जो आप अपने स्कूल में जब आप O1 या O2 में थे आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो बेसिक बायोलॉजी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है। अगर आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है, विच इज रेयर, क्योंकि जब आप 9th या 10th ग्रेड में O1 या O2 में होते हैं तो बस आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे होते हैं, कैम्ब्रिज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मीट नहीं कर रहा होता आपका जो लेवल है। तो इसलिए जब हम ये पढ़ेंगे यू विल रियलाइज कि व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस दिस टाइम। तो हम बेसिक बायोलॉजी से एवरीबॉडी स्टार्ट करेंगे, और बेसिक बायोलॉजी में आप देख पा रहे हैं कि 6 चैप्टर्स हैं, ऑल्दो कि दिस इज क्वाइट अ बोरिंग पार्ट ऑफ बायोलॉजी, लेकिन बहरहाल करना तो है ना बेटा।
तो हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि हम बेसिक बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। प्लीज एवरीबडी, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू नोट डाउन एवरी टॉपिक, ठीक है? दीज आर द नेम ऑफ द टॉपिक्स। उसके बाद जो हमारा सबसे डिटेल्ड सेक्शन और कंसेप्चुअली कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन भी है, दैट इज सिस्टमैटिक बायोलॉजी, ठीक है? मजेदार भी है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बिकॉज दिस इन्वॉल्व लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स, लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। तो ये बायोलॉजी मजेदार भी लगने वाली है और एट द सेम टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होगी। तो दोनों फ्लेवर्स इसमें आपको मिलेंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक बायोलॉजी बच्चों, वी विल इमीडिएटली शिफ्ट टू सिस्टमैटिक बायोलॉजी। हसनैन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्लीज, इन लोगों का माइक ओपन हो रहा है, आप उनको क्लास से रिमूव करना शुरू करेंगे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू। तो बेसिक बायोलॉजी जो है वो आपकी पहले कवर कराई जाएगी बच्चों। उसके बाद आ जाएगा सिस्टमैटिक बायोलॉजी का सेक्शन, जिसको डिटेल में कवर किया जाएगा। ऑल्दो कि प्लांट बायोलॉजी बच्चों, प्लांट बायोलॉजी जो कि अगर आप सिलेबस कंटेंट को देखें तो ज्यादातर चैप्टर्स शुरू में, लेकिन प्लांट में यू विल एग्री विद मी कि प्लांट के चैप्टर्स में आपका इंटरेस्ट फैक्टर नियरली जीरो होता है। आपको ना पढ़ने में का शौक है ना मजा है, लेकिन एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट सेक्शन है। प्लांट का जो बायोलॉजी है वो एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है और एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें से पूछता है। तो इसलिए हम प्लांट बायोलॉजी को अलग से पढ़ते हैं ताकि प्लांट के सारे चैप्टर्स का जो फ्लेवर है वो एक कंटिन्यूटी में आपको मिल जाए। और ये सेक्शन हम सेक्शन नंबर लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों? ताकि आपके पास मजबूरी की वजह से ये प्लांट बायोलॉजी आपको पढ़नी ही पड़े, इंटरेस्ट का फैक्टर खत्म भी हो जाए तब भी यू आर कंपेल्ड कि यार अब तो सिलेबस कंप्लीट करना है तो प्लांट बायोलॉजी करनी ही करनी है। शुरू में क्या होता है, थोड़ा नॉन सीरियसनेस ज्यादा हावी होती है, तो अल्टीमेटली प्लांट बायोलॉजी में और ज्यादा बोरियत महसूस होने लगती है। तो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3। मिस्केलेनियस बायोलॉजी में वो चैप्टर्स रखे गए हैं जो सारे रैंडम टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे इनहेरिटेंस का यूनिट है, सिलेक्शन एवोल्यूशन है, वेरिएशन है। ये सारे कुछ डिफिकल्ट हैं, कुछ रिलेटिवली सिंपल हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और इनको हमने मिस्केलेनियस बायोलॉजी के अंदर रखा है। तो 1, 2, 3 एंड 4, दिस विल बी दी ओरिएंटेशन। आई होप कि मैं बड़ा अच्छा रोड मैप आपको दे पा रहा हूं। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट हैं कि बेसिक बायोलॉजी से स्टार्ट होगा, बेसिक बायोलॉजी, फिर सिस्टमैटिक बायोलॉजी, फिर मिस्केलेनियस बायोलॉजी और लास्ट में प्लांट बायोलॉजी। और ये बातें बताने का मकसद यही है कि आप अपने आप को भी और हमें भी ट्रैक कर सकें कि हम किस स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है जी? तो बेसिक बायोलॉजी, सिस्टमैटिक बायोलॉजी, मिस्केलेनियस बायोलॉजी एंड प्लांट बायोलॉजी, ये चैप्टर्स आपको जो है इस तरह से इस तरतीब में इस अरेंजमेंट में पढ़ाए जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम ये आता है कि जो O3 के स्टूडेंट्स हैं, अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, जब उनका स्कूल स्टार्ट होगा तो आपने स्कूल के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स पहले से पढ़ लिए होते हैं और मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर उसके आगे स्टार्ट होता है। तो जाहिर है हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पीछे होंगे और स्कूल वाले आगे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आता है कि सर स्कूल में फला चैप्टर हमें समझ नहीं आया और अभी आप भी पता नहीं कब पढ़ाएंगे, तो क्या हल है इसका? तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कि अगर कोई ऐसा चैप्टर आ जाए जो स्कूल में आपको समझ नहीं आ रहा और हमारे प्लान में अभी बाद में आएगा वो चैप्टर, तो यू कैन आस्क मी इंडिविजुअली एंड यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग्स। लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं और उस चैप्टर को अपने स्कूल के लिए कवर कर सकते हैं और जब हम दोबारा कराएंगे तो दोबारा कवर कर लीजिएगा। तो ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। बेटा क्या मुझे बताइएगा, हर बच्चे ने नोट कर लिया है 4 सेक्शन और इसके अंदर जो टॉपिक्स है बच्चों, लड़के और लड़कियों सबने नोट कर लिया है? यस सर। सर मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है प्लीज यू मे आस्क नाउ। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस बेटा बोलो। सर आप बता रहे थे कि वो जो मिसलेनियस बायोलॉजी है, नन ऑफ द टॉपिक्स आर लाइक रिलेटेड विद ईच अदर। सर लेकिन सिलेक्शन और सिलेक्शन एवोल्यूशन और जो इनहेरिटेंस वाले चैप्टर्स हैं सर, दे आर ऑल रिलेटेड टुगेदर, लाइक उनके मिला के असल में देखो, क्वेश्चंस आते हैं। आप इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि इनहेरिटेंस के बहुत सारे सब, तकरीबन 7 सब टॉपिक्स हैं इनहेरिटेंस में। एक आध टॉपिक शायद रिलेट हो जाए, लेकिन मैक्सिमम, जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स, अब जेनेटिक्स का कोई ताल्लुक जो है वो सिलेक्शन से जरूर निकलेगा, लेकिन उसके बाद माइटोसिस है, मियोसिस है और बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, कैंसर है, नॉर्मल, तो वो सारी चीजें पर रिलेट नहीं होती ना। आपको इस फटीक में थोड़ी पढ़ना है कि यार रिलेट, आपको डे 1 पर ये पता होना चाहिए कि दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है? ये प्लान बड़ा वाज़ेह हो गया सबके लिए। इज एवरीबॉडी क्लियर टिल दिस पॉइंट? एनी क्वेश्चंस? सर वो यस बेटा। सर वो मुझे पूरी स्क्रीन नजर आ रही है। आई नीड टू नोट डाउन द बॉटम हाफ, तो सर काइंडली जूम आउट कर दीजिए। थैंक यू। बच्चियों को सारी बात समझ आ गई जो क्लास में गर्ल्स हैं बेटा? इज एवरीबॉडी क्लियर?
सर Yes, sir. जी बेटा, यस सर। बोलें। सर सिस्टमैटिक बायोलॉजी में आखिरी टॉपिक क्या लिखा था आपको? होम्योस्टेसिस बेटा, इट इज होम्योस्टेसिस, Kabir. इट इज होम्योस्टेसिस बेटा। चल जी, अब आगे चलते हैं और उस बात को डिस्कस करते हैं जिसको पूरे साल आपने फॉलो करना है बेटा, कि हम किस पैटर्न में किसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली मेरे बच्चों। मेरे बच्चे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये, हम कहते हैं इसको रोड मैप, कि हमारा रोड मैप क्या रहेगा। डेफिनेटली मैंने आपको एक चीज बता दी कि आप स्टार्ट करेंगे बेसिक बायोलॉजी से। सबसे पहले मेरे बच्चे, किसी भी टॉपिक पर लेक्चर होगा। फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली इज टू अटेंड दी लेक्चर। ठीक है, लेक्चर अटेंड करना जरूरी है। अगर आप लेक्चर में ही गायब हैं तो अल्टीमेटली फिर ऐसा ही है कि बुक से खुद ब खुद कॉन्सेप्ट आप बना रहे हैं, अब वो सही बन रहे हैं गलत बन रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है, लेक्चर के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लेक्चर नोट्स क्लास में लिखते जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ लिखूंगा, आप भी लिखेंगे, और ये नोट्स इसलिए आप लिख रहे होंगे कि जब आप फॉर्मली किसी चीज को लर्न कर रहे होंगे और कहीं पर भी आप फंसेंगे तो आपको वो एक्सप्लेनेशन मौजूद होगी आपके रजिस्टर में, जहां से देखकर आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नोट्स आ गए। उसके बाद मेरे बच्चे, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी और हार्ड कॉपीज में भी एक फॉर्मुलाइज नोट्स प्रोवाइड करूंगा। नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बुक नहीं पढ़नी है। बिल्कुल पढ़नी है, बायोलॉजी के अंदर तो बिल्कुल बिल्कुल बुक रीडिंग करनी है। अगर आप साल के शुरू में बुक रीडिंग नहीं कर पाएंगे तो एंड में नहीं हो पाएगी। तो याद रखिए, जब आप लेक्चर अटेंड कर लेंगे, लेक्चर नोट्स लिख लेंगे, आपको चैप्टर के साथ जो नोट्स हैं, मेरे पीडीएफ नोट्स, वो आपको मिल जाएंगे, या आप चाहे तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में फिर आपने जैसी चैप्टर कंप्लीट हुआ तो अब आपने बुक से, मेरी बात पर भरोसा करना है, लेकिन बुक से ये भी मेरी बात ही है कि बुक रीडिंग आपने लाजमी करनी है। मेरे पढ़ाने से पहले नहीं करनी, वहां टाइम ज्यादा लगेगा। जब मैं चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, अब आप एक दिन वक्त निकालें और वक्त निकालकर उस चैप्टर को बुक से रीड कर लें, और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बुक में दिखती है जो क्लास में डिस्कस होने से रह गई है तो उसे अपने रजिस्टर पर लिख लें, या जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उस पर लिख लें, ताकि सारा कंटेंट, क्योंकि बायोलॉजी देखो एंड में जब रिवीजन का टाइम आएगा, आपके पेपर्स का पैटर्न बड़ा अजीब है। यानी आपको जो थ्योरी का पेपर है वो आपने लगातार केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी देना है, फिर एक महीने का गैप आ जाएगा, और फिर एमसीक्यू पेपर बाद, अजीब फजूल सा पैटर्न है। लेकिन जब लाइन से पेपर्स होते हैं तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा टुवर्ड्स द एंड कि आप रिवाइज कर सकें। तो आप किसी ऐसे कंटेंट पर बिलीव वो नहीं कर सकते, डिपेंडेंट नहीं हो सकते जो बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ हो, जैसे बुक है। तो आप बुक से रिवीजन करने की जब एंड में ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली बुक तो बहुत ज्यादा डिटेल है, तो अल्टीमेटली वहां आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आपने थ्रू आउट द सेशन बुक से नॉलेज, लेक्चर के नोट से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके, जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी टीचर नोट्स की, उसी पर चीजें अपनी इकट्ठा करनी है, ताकि आपके पास वो 40, 50, 100 पेजेस तक का मटेरियल हो जो आप पूरे साल रिवाइज करते रहे, और वो आप जो है एक दिन पहले, 2 दिन पहले उसको आप अच्छे से देख सकें। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन में आपको मजीद समराइज वर्जन भी नोट्स के प्रोवाइड करूंगा, जहां पर सारे टॉपिक्स के जो मेन एक्सट्रैक्ट्स हैं वो आपको लिखकर दिए जाएंगे। लेकिन वो साल के शुरू में देना मकसद, उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर वो एक समराइज रिवीजन है जो रिवीजन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उसी समराइज वर्जन पे डिपेंडेंट हो जाएं तो फिर बहुत सारी एक्सटेंसिव नॉलेज आप मिस कर देंगे। तो लेक्चर होगा, लेक्चर के नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे, टीचर नोट्स भी आपको मिलेंगे हार्ड कॉपी की फॉर्म में, पाकिस्तान में जहां पर भी आप मौजूद हैं आपको डिलीवर करा दिए जाएंगे। बुक रीडिंग की जब आप बात करते हैं तो याद रखें, मार्केट में इस वक्त सिर्फ एक ही बुक है जो आपके पास होनी चाहिए, नो अदर बुक इज एक्सेप्टेड, एंड दैट इज बुक बाय हॉर्डर्स पब्लिकेशन। ठीक है, ये आईजीसीएसई सिस्टम के लिए भी आई है और जीसीएसई ओ लेवल्स के लिए भी आई है। तो आपने ओ लेवल बायोलॉजी या आईजीसीएसई बायोलॉजी बाय हॉर्डर्स पब्लिकेशन, ये टेक्स्ट बुक है जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूज हो रही है, नो अदर बुक इज एक्सेप्टेड। तो आप हॉर्डर्स पब्लिकेशन का, बहुत बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे स्टाइल में लिखी हुई है, तो आपने ये टेक्स्ट बुक लेनी है। जो बच्चे नहीं ले सकते, मैं ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे याद दिला दीजिएगा, तो पीडीएफ में ये बुक मेरे पास मौजूद है, तो मैं वो शेयर कर दूंगा। और अगर आप मार्केट से हार्ड कॉपी ले रहे हैं, इट इज रिकमेंडेड कि आप हार्ड कॉपी लें, पायरेटेड ले लें, फोटो कॉपी ले लें, ताकि आपके पास बस एक हार्ड कॉपी की फॉर्म में एक बुक मौजूद हो, और जब कोई डायग्राम वगैरह आपने देखनी हो तो आप सॉफ्ट कॉपी से उसको देख लें, अगर आपने कुछ पैसे बचाने हैं तो। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल जो बुक है वो जाहिर है थोड़ी महंगी मिलेगी हार्ड कॉपी में, और जो पायरेटेड है या जो फोटो स्टेटेड है वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो बायोलॉजी के लिए आपने बायोलॉजी बाय हॉर्डर्स पब्लिकेशन, ये बुक मार्केट में मौजूद है, आईजीसीएसई के लिए अलग है, ओ लेवल्स के लिए अलग है,
और इस बुक को आप सर्च कर सकते हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। इस बुक के फ्रंट पेज पर आपको पब्लिकेशन का नाम भी मिल जाएगा और गालिबन फ्रॉग की डायग्राम, मेंढक की डायग्राम बनी हुई है। हो सकता है आपके पास ये बुक ऑलरेडी अवेलेबल हो, नहीं है तो आपने यही बुक लेनी है। इससे पहले फंडामेंटल बायोलॉजी आती थी मार्केट में, बायोलॉजी बाय मैटर्स आती थी, तो ये सारी बुक्स आपने नहीं लेनी है। सिर्फ एक टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए बायोलॉजी के लिए, दैट इज बायोलॉजी बाय हॉर्डर्स पब्लिकेशन। इज दैट क्लियर? सर यस सर। जी बेटा। सर मैंने एक बुक खरीदी हुई है, वो यस सर। मैरी जोन्स की बुक है। मैरी जोन्स इज एसोसिएट नहीं, बायोलॉजी इज बाय मैरी जोन्स है ओनली, है उसमें हॉर्डर्स पब्लिकेशन लिखा हुआ है, क्योंकि मैरी जोन्स की एक सेपरेट बुक भी आती है और हॉर्डर्स पब्लिकेशन में भी मैरी जोन्स का नाम लिखा हुआ है। आपने मैरी कौन सी वाली जोन्स ली? एंड जी ऑफ जोन्स। नहीं नहीं, पब्लिकेशन का नाम नहीं मेंशन, मैं जो बुक के कवर पे क्या बना हुआ है? सर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की है। या बेटा कौन से सिलेबस की है? कैम्ब्रिज का सिलेबस तो चेंज हो रहा है ना, 2 साल पहले भी चेंज हुआ था, अब अगले साल से फिर चेंज हो रहा है, तो आप बुक कौन सी लेके बैठे हुए? सर अगर मैं आपको फोटो भेज दूं, क्योंकि ये स्कूल मुझे में अलग से फोटो भेज मुझे देना और उसके कंटेंट की भी फोटो भेज देना, तो मैं कंफर्म कर लूंगा। उसके बाद बेटा आ जाओ, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, देन वी हैव एन एमसीक्यू एंड थ्योरी वर्कशीट। ठीक है, मैं आपको क्लास के अंदर उस चैप्टर से, देखो शुरू के जो चैप्टर है सेल्स वगैरह बहुत छोटे हैं, उसके ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मिलते नहीं है, तो शुरू में तो शायद ये प्रैक्टिस उतनी अच्छी से ना हो सके, बट जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे पास कंटेंट जमा होता है। तो एमसीक्यू जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो 10 से 15 एमसीक्यू और 2 से 3 थ्योरी के क्वेश्चंस, ये मैं हर चैप्टर से आपको कराता जाऊंगा, और एक वर्कशीट आपको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में मिलती जाएगी, जिसे आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके सबमिट करेंगे। आप उसे स्कैन कॉपी अपने कैमरा मोबाइल से स्कैन करके ईमेल आपको दिया जाएगा, ईमेल पे आप सबमिट करेंगे, और मेरी जो टीम है, असिस्टेंट्स हैं, वो उसको चेक करेंगे कि आपकी सबमिशन आ रही है नहीं आ रही। लास्ट ईयर भी मैंने शुरू में काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दी थी और उसके बाद सख्ती की थी, और जिन बच्चों ने काम सबमिट नहीं किया था उनको क्लासेस अटेंड करने नहीं दी गई थी। तो अनफॉर्चुनेटली ये सख्ती आपके साथ भी होगी। इस सख्ती का मुझे कोई फायदा नहीं है, इसका फायदा आपको ही है। तो जब एमसीक्यू और थ्योरी कराई जाएगी क्लास के अंदर, तो 10 से 15 एमसीक्यू एक सिग्निफिकेंट जो चैप्टर होता है उसके किए जाएंगे, और थ्योरी के भी 2 4 5 सवाल किए जाएंगे, ताकि आपको चैप्टर्स का अंदाजा हो, जो नॉलेज आपने पढ़ी है वो एग्जाम में कैसे पूछी जाएगी ये आपको समझ आए, और ग्रेजुअली आप इसमें बेटर से बेटर होते चले जाएंगे। और जो काम आपको दिया जाएगा वो काम आपने करना है और डेडलाइन से पहले सबमिट करना है। लास्ट ईयर भी इस चीज पर सख्ती की गई थी एंड में, और इस साल शुरू से इस बात पे सख्ती रखी जाएगी कि आप काम सबमिट कर रहे हैं डेडलाइन से पहले या नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएगा बेटा टेस्ट। ठीक है, हर चैप्टर का जो है वो टेस्ट होगा मेरे बच्चों, चैप्टर के एंड पे टेस्ट अनाउंस होगा और उस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पर बड़ा अच्छा ऐसा एक हमारा पैटर्न है ओवर द इयर्स, वो क्या है कि जो हमने अभी आपके सामने सेक्शंस लिखे, बेटा फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, इसका टेस्ट होगा। फिर जब चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे तो 1 और 2 दोनों का टेस्ट होगा। जब चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे 1 2 3 तीनों का टेस्ट होगा। जब चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 चारों का टेस्ट होगा। 5 1 2 3 4 5 और 6। जब पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया तो अब ग्रैंड टेस्ट होगा, और उसके बाद वी विल लीव दिस सेक्शन एंड विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो जब तक आप एक सेक्शन के अंदर मौजूद हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो हर आने वाले चैप्टर्स के साथ पिछले चैप्टर का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन शामिल होंगे। ये अंडरस्टूड है। ये हमेशा ग्रुप पे जब टेस्ट अनाउंस होगा एंजाइम का, तो उसमें ऑब्वियस है कि सेल स्पेशलाइज सेल एंड मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल भी शामिल होगा। ठीक है, दिस विल नॉट बी रिपीटेड एवरी टाइम। ठीक है, तो जब सेक्शन कंप्लीट होगा देन हम उस सेक्शन को छोड़ देंगे उसका ग्रैंड टेस्ट लेने के बाद, एंड इसी तरह हम दूसरे सेक्शन पे चले जाएंगे। नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे, उसके बाद जब ऑप्टिक सिस्टम पढ़ेंगे तो दोनों का टेस्ट होगा, फिर रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे तो तीनों का होगा, डाइजेस्टिव पढ़ेंगे तो चारों का होगा। इस तरह से आपके टेस्ट लिए जाते हैं, और आपको इसी पैटर्न पर, ताकि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी ना आ जाए। ऐसा ना हो कि आगे चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज द पैटर्न विच वी आर गोइंग टू फॉलो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस Yes. सर। जो रिजल्ट्स हैं मेरे Yes, बच्चे, जो sir. रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स आपके ग्रुप पे शेयर किए जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट्स आपके ग्रुप पे शेयर किए जाएंगे। मकसद एक दूसरे को जलील करना नहीं है, ठीक है, मकसद है इन्फॉर्म करना। ग्रुप पे लगा दी जाएगी शीट, और जो आपकी कॉपीज हैं, चेक्ड कॉपीज, मार्क कॉपीज, वो आप जिस ईमेल के थ्रू अपना टेस्ट सबमिट करते हैं उसी ईमेल पर उसकी चेक कॉपी आपको वापस रिसीव होती है। ठीक है, तो आप अपनी चेक कॉपीज को जरूर देखें, ताकि आप अपने जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको रियलाइज कर पाएं। उसमें रिमार्क्स भी लिखे जाते हैं कि भाई ये वाली मिस्टेक हुई है, ये चीज को इम्प्रूव करें, ये चीज को इम्प्रूव करें। तो वो चीज ग्रेजुअली, अगर आप शुरू में वीक भी हैं तो ग्रेजुअली यू विल गेट अ लॉट बेटर। ठीक है जी, तो ये हमारा रोड मैप रहेगा इंशाल्लाह ताला। और हमारा जो स्टार्ट होगा बच्चों
वो होगा जैसा कि मैंने कहा सेल, इस यूनिट से सेल से लेकर क्लासिफिकेशन तक। अच्छा, अब इसमें जुलाई से हम चूंकि क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक थर्सडे से रेगुलर क्लास होगी, डायरेक्टली टॉपिक से शुरू होगा। तो जितने बच्चे भी रजिस्टर्ड नहीं है, प्लीज डू रजिस्टर योरसेल्फ बिफोर द नेक्स्ट क्लास, नंबर 1। नंबर 2, आप रिकॉर्डिंग का एक्सेस तो आपको मिलता ही है, लेकिन जो शुरू में ही बात हुई थी, आप डॉक्टर नूर एकेडमी यूट्यूब पे लिखेंगे तो आपको डीएनए के नाम से एक चैनल मिल जाएगा। ये चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 500 टॉपिक्स इस पर मौजूद हैं ऑलरेडी। तो बहुत सारा कंटेंट अगर आप चाहें तो फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्दो वो कंटेंट कंप्लीट नहीं है, बट ऐसा होता है कभी कि आपने कोई टॉपिक पढ़ना है और वो यूट्यूब पे डला हुआ है, अभी मेरे सिलेबस में नहीं आया है, तो आप वहां से भी फायदा उठा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 10,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो फ्री में कंटेंट को एक्सेस करते हैं, एंड आई हैव नो इश्यूज इन दैट। तो प्लीज आप इसका फायदा उठाएं। दूसरे जो नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो उठा रहे हैं, तो रजिस्टर्ड बच्चों को तो ज्यादा फायदा होना चाहिए। ऑल्दो दी कंटेंट जो आपको लिंक्स दिए जाते हैं वो कंप्लीट चैप्टर्स के लिंक होते हैं, और जो वहां पर अपडेटेड है वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, शायद सारे ना हो, तो वो बहरहाल एक एक्स्ट्रा रिसोर्स है जो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको मेरी किसी परमिशन की जरूरत नहीं है या मेरी तरफ से एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री फॉर ऑल है। ठीक है, तो आप जरूर इसको विजिट करें और इसको जो है ना वो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो है आपको जो भी लेक्चर आ रहा है वो आपको पता चले। पूरे साल रेगुलरली वीक में लेक्चर्स आ रहे होते हैं, तो वो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली भी कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ ओरिएंटेशन के हवाले से बात एंड होती है। अब जैसा कि हमने कहा, रेगुलर क्लास जब हमारी शुरू होगी, विल बिगिन विद द टॉपिक ऑफ सेल्स इंशाल्लाह ताला। अब जो सेशन का लास्ट पार्ट है 10-15 मिनट, इसमें मैं आपसे क्वेरीज लूंगा। पूरा सेशन आपने अटेंड किया